गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उड़ान का 6th लेसन क्षेत्रफल व परिमाप करेंगे जो 7th क्लास का है। देखिए, घेरा घेर। गगन और पवन कक्षा कक्ष में रखी दो मेज की सतह को कापी या पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं। यह पता लगाने के लिए कौन सा टेबल बड़ा और कौन सा टेबल छोटा है, किताब से उसे ढक रहे हैं। आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन ने कितनी पुस्तकों से ढका? 12 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो बताइए कौन सी मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है? जो रोहित है उसकी मेज़ पर 14 किताबें आईं, इसीलिए जो रोहित द्वारा ढकी दूसरी मेज की सतह है वो ज़्यादा जगह घेर रही है। आप भी है गतिविधि अपनी कक्ष में करके देखिए कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। आप भी अपनी गणित की या कोई भी एक बुक लेकिन वो सेम होनी चाहिए दोनों बच्चों की, वो इस्तेमाल करेंगे। हमने यही गतिविधि अपनी कक्ष में की तो दो बेंचों के मुकाबले हमने दो बेंचों के ऊपर रखी बुक्स, दो बेंचों के मुकाबले मेज ने ज़्यादा सतह घेरी। दो बेंचों के मुकाबले एक मेज़ जो बड़ी थी उसने ज़्यादा सतह घेरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह की क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से की। हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 12 पुस्तकों के बराबर था, गणित की 12 पुस्तकों के बराबर था। और दूसरी मेज का क्षेत्रफल जो है वो गणित की 14 पुस्तकों के बराबर है। आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों के बराबर है? आप वहाँ पर कुछ जितना आपका आया भर सकते हैं। मेरी मेज का जो क्षेत्रफल है वो 10 पुस्तकों के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना दूसरी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये बुक है, इस बुक का क्षेत्रफल इस पेज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। इस पेज का क्षेत्रफल जो है वो इस बुक का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इस पेज ने जितनी जगह घेरी है उतनी ही इस बुक ने घेर रखी है। मतलब क्षेत्रफल जो है किसी वस्तु का अंदर का एरिया होता है। जैसे इस बुक का अंदर का एरिया जो है वो क्षेत्रफल है। अब आप खेलो 10 ग्राम। अब मैं आपको 10 ग्राम खेलना सिखाऊंगी कि आपने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है? यह बहुत ही मज़ेदार पजल है और हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपना 10 ग्राम पजल तैयार करते हैं। आपको क्या लेना है? आपको एक वर्गाकार कागज लेना है। तुम इस वर्गाकार कागज को दो बराबर माप के बड़े से त्रिभुज भागों में बांट सकते हो। देखिए जैसे मैंने इस वर्गाकार कागज को लिया है, आपको भी एक वर्गाकार कागज लेना है और इसको दो बराबर के टुकड़ों में काट लेना है। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ आपने कैसे फोल्ड करना है। देखिए आपने इसको इस कोने से मिलाकर फोल्ड करना है, ठीक है। इस प्रकार आपके पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। देखिए आपके पास ये जो कागज़ था इसको हमने बीच में से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये बीच में से ऐसे फोल्ड हो गया है और दो ट्रायंगल्स आप लोगों के पास आ गई हैं, दो त्रिभुजें आप लोगों को मिल गई हैं जब हम इसको बीच से काटेंगे। देखिए इस प्रकार जब हमने इसको काटा तो हमें ये दो ट्रायंगल्स मिल गई। ये एक वर्गाकार कागज था, इसको हमने दो हिस्सों में काट लिया बीच में से फोल्ड कर तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो एक है उसको भी आगे बराबर दो हिस्सों में काट देना है। इसको यहाँ से आप यहाँ ऐसे फोल्ड कर देंगे तो आपको दो ट्रायंगल्स और मिल जाएंगी। तो एक वर्गाकार कागज में जो है वो एक तरह की 4 ट्रायंगल्स बनेंगी, 4 त्रिभुजें आपको मिलेंगी। देखिए जो हमारे पास वर्गाकार कागज था उसका आधा हिस्सा ये है और आधे हिस्से से हमने दो ट्रायंगल्स और काट ली हैं, ठीक है। तो एक जो वर्गाकार कागज था उसमें ये बड़े वाली जो हैं वो 4 ट्रायंगल्स आ सकती हैं, 4 त्रिभुजें आ सकती हैं, तो हमने दो अलग रखी, ठीक है। अब जो ये छोटे वाला है, अब हम इसका काम हमें शुरू करना है। जो बड़े वाला है इसका हमें काम शुरू करना है। ये हमने वर्गाकार कागज लिया, इसको दो हिस्सों में फोल्ड कर लिया। ये हिस्सा है, एक से हमने दो ट्रायंगल्स काट ली, वो ये हैं। अब हम ये जो बड़े वाली है इसको फोल्ड करेंगे और आगे का काम करेंगे।
देखिए, जो बड़े वाली ट्रायंगल थी, जो बड़े वाला हिस्सा था, आधा हिस्सा, उसको हमने इस प्रकार फोल्ड करना है। ये देखिए, इस प्रकार फोल्ड करना है कि हमें एक त्रिभुज मिल जाए। ये एक त्रिभुज मिल जाएगी जब हम इसको काटेंगे, और एक हमें जो है क्या मिल जाएगी, समलंब। ठीक है ना, जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, दो भुजाएं समानांतर होती हैं, उसे हम समलंब कहते हैं। एक हमें समलंब मिल जाएगी, एक हमें त्रिभुज मिल जाएगी जब हम जो दूसरे वाला हमारा आधा हिस्सा है उसको हम काटेंगे। जो दूसरे वाला हमारा आधा हिस्सा है, जब हम उसको काटेंगे वर्ग के दूसरे वाले आधे हिस्से को, तो हमें एक त्रिभुज मिल जाएगी और एक समलंब मिल जाएगी। इस प्रकार हमें एक समलंब मिल गई और एक त्रिभुज मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 3 त्रिभुजें हो गई हैं, ये वाली 3 त्रिभुजें, और एक हमारे पास समलंब है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये समलंब, जो ये समलंब पड़ी है, इसको बराबर के 2 हिस्सों में फोल्ड कर कर काटना है। यहाँ से इसे फोल्ड करना है और बराबर के 2 हिस्सों में काट देना है। मैंने इसे बराबर के 2 हिस्सों में फोल्ड कर दिया है। अब इसे बीच में से मैं काटने वाली हूँ, काट देते हैं। और हमने ये समलंब के 2 हिस्से कर लिए हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, अब जो एक हिस्सा है उसमें से एक वर्ग और एक त्रिभुज काटनी है। ये जो समलंब के 2 हिस्से थे, उनमें से एक हिस्सा हम यूज़ करके वर्ग और त्रिभुज काटेंगे। देखिए कैसे। ये देखिए, ये समलंब का एक हिस्सा था, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, एक त्रिभुज बन गई और एक वर्ग बन गया। एक वर्ग बन गया हमारे पास और एक त्रिभुज बन गई जब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, देखिए अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, वर्ग है और त्रिभुज है। ये वर्ग और त्रिभुज हमने इस प्रकार बना ली है। ठीक है, वर्ग और त्रिभुज आप लोगों की बन गई है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो समलंब का हिस्सा था, ये दूसरे वाला, ये हमारे 5 हिस्से हम बना चुके हैं। छठा और सातवां बनाने की तरफ चलते हैं। जो हमारा ये दूसरा हिस्सा था, इसमें से हमें एक त्रिभुज निकालनी है और एक समानांतर चतुर्भुज निकालनी है। समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। एक समानांतर चतुर्भुज निकालनी है और एक त्रिभुज निकालनी है। अभी मैं आपको इसको मोड़कर दिखाऊंगी। देखिए कैसे। आप कैसे फोल्ड करेंगे। समानांतर चतुर्भुज बनानी है तो यहाँ से ये समानांतर बन गया, आमने सामने के सिरे समानांतर बन गए। यहाँ से हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ये एक त्रिभुज निकल जाएगी और एक समानांतर चतुर्भुज हमारी निकल जाएगी। जो हमारा हिस्सा था, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे पड़ा था, ये इसको हमने रुमाल घुमा लिया, तो इस प्रकार हमने इसको यहाँ से कट कर लिया। एक हमारी त्रिभुज निकल गई, एक हमारी समानांतर चतुर्भुज बन गई। इस प्रकार हमारे पास 7 हिस्से बन जाएंगे। पास एक वर्ग के जो हैं हमने 7 हिस्से किए, 7 हिस्से। 2 बड़ी त्रिभुजें बनी और एक छोटी, और 2 और छोटी त्रिभुजें, और एक वर्ग मिला हमें और एक समानांतर चतुर्भुज मिली। ठीक है, हमें 7 हिस्से मिले। ये जो हमने बड़ा वर्गाकार कागज लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये वर्गाकार कागज है, उसके मैंने 7 हिस्से कर लिए। 2 बड़ी त्रिभुजें मिली, ये 2 बड़ी त्रिभुजें हैं। ठीक है, 2 बड़ी त्रिभुजें मिली, एक छोटी त्रिभुज, उससे थोड़ी छोटी त्रिभुज, 2 बिल्कुल छोटी त्रिभुजें, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए, अब आ गए आप इस चित्र पर। इस चित्र पर जिसको जो नंबर दिया गया है आप उसे वही नंबर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी 2 बड़ी त्रिभुजें हैं, इनको 1 और 2 नंबर देंगे। इनको जो है हम 1 और 2, इनके पीछे हम 1 और 2 नंबर लिख देंगे ताकि हमें लगाने में आसानी रहे। ये 1 नंबर हो गई और ये 2 नंबर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो समानांतर चतुर्भुज है, ये मेरी समानांतर चतुर्भुज है, इसको मैं 6 नंबर दे दूंगी क्योंकि 6 नंबर ही दिया गया है इसमें। इसको जो मेरा वर्ग है उसको 4 नंबर दिया गया है तो मैं उसको 4 नंबर दे रही हूँ। ठीक है, और जो छोटे वाली त्रिभुजें हैं, ये छोटे वाली 2 त्रिभुजें हैं, एक को 5 नंबर दिया गया है, 5 दे रही हूँ। एक को 3 नंबर दिया गया है, 3 दे रही हूँ। और एक को 7 नंबर दिया गया है तो 7 दे रही हूँ। उसके बाद इन्हें जब हम अरेंज करेंगे तो दोबारा से हम इनको जोड़कर वर्ग बना लेंगे। ऐसे से जैसे उसने वर्ग बनाया है ऐसे ही हम भी वर्ग बनाएंगे। ठीक है, फिर इन टुकड़ों से हमें ये वर्गाकार आकृति मिल जाएगी। हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसने अरेंज किया, आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 त्रिभुजें एक तरफ बड़े वाली और बाकी की ये सारे छोटे टुकड़े मिलाकर आप किसी भी तरीके से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, देखिए
इस प्रकार मैंने इन्हें अरेंज कर कर दोबारा से वर्ग बना लिया है, अरेंज किया है उन्हीं त्रिभुजों को, उनके पीछे नंबरिंग की हुई है, उन्हीं त्रिभुजों को अरेंज किया है ऐसे जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। बड़े वाली दोनों त्रिभुजें, छोटे वाली सबसे छोटे वाली त्रिभुज, 4 नंबर त्रिभुज, 5 नंबर त्रिभुज, 4 नंबर वर्ग, 5 नंबर त्रिभुज, 6 नंबर समानांतर चतुर्भुज और 7 नंबर त्रिभुज। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ क्वेश्चनों का पता चल जाएगा। एक जैसी आकृतियां कौन सी हैं? त्रिभुज कितनी हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं, एक वर्ग है, एक समानांतर चतुर्भुज है। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, साथ में इनका नंबर भी लिख दिया है ताकि पता चल सके। अब त्रिभुज 1 और 2 नंबर का आकार जो है वो एक जितना है, जितनी त्रिभुज नंबर 1 है उतनी ही त्रिभुज नंबर 2 है। इसी तरह ये छोटे वाली त्रिभुजें भी बराबर हैं, त्रिभुज नंबर 5 और 3 नंबर भी बराबर हैं। ठीक है, त्रिभुज 3 और 5 भी आकार में बराबर हैं। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको बताना है कि इनकी आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है। जो त्रिभुज 1 नंबर है और 2 नंबर है वो तो आपको पता ही है समान है। त्रिभुज 3 नंबर और 5 नंबर भी एक दूसरे के बराबर हैं। त्रिभुज 1 नंबर और त्रिभुज 2 नंबर समान हैं। ये देखिए, त्रिभुज 1 नंबर और 2 नंबर समान है। 3 और 5 नंबर भी एक इसका क्षेत्रफल भी एक दूसरे के लगभग बराबर है। उसके बाद उसने अगले में क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज 1 नंबर और त्रिभुज 2 नंबर जो हैं वो समान हैं। ये देखिए, एक दूसरे को पूरे से पूरा ढक रही हैं, त्रिभुज 1 नंबर और 2 नंबर। और इसी तरह मैंने ये 2 काट रखे हैं, त्रिभुज 3 नंबर और त्रिभुज 5 नंबर भी एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक रहे हैं। तो क्षेत्रफल वही होता है जो अंदर का एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में यही बात की थी, उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये देखिए, 3 और 5 नंबर भी एक दूसरे को पूरा से पूरा ढक रहे हैं। जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो नीचे का एरिया दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल समान है। उसके बाद उसने कहा है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति का आधा लग रहा है। अब त्रिभुज नंबर 7 जो है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज नंबर 1 और 2 का आधा है। ये हमारी जो 5वीं त्रिभुज है, जो हमारी 5वीं त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो जो हमारी बड़ी त्रिभुजें हैं, ये वाली, ये देखिए, ये जो हमारी बड़ी त्रिभुज हैं 1 नंबर और 2 नंबर, इसका लगभग आधा है। आप किसी तरह इसको रख कर देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जो त्रिभुज नंबर 7 है उसका जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज नंबर 1 और 2 का आधा है। आधे एरिया को ये कवर कर रही है। ठीक है, इतनी बात मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर हमें दोबारा से वर्ग बनाना पड़े तो 1 और 2 त्रिभुज हमें कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? 4। 1 2 ये हमने जो काटे हैं, पीस या ना काटे हैं, तो 4 त्रिभुजें लगेंगी। और अगर हमें 7 नंबर त्रिभुज इस्तेमाल करनी पड़े तो 2 यहाँ आएंगी, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8। 8 त्रिभुजें हमें 7 नंबर की इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अगर हमें दोबारा से वर्ग बनाना होगा त्रिभुजों से। त्रिभुज नंबर 3 है, जो त्रिभुज नंबर 3 और 5 जो है, और उसके नीचे हमने रखी है 7 नंबर त्रिभुज। 7 नंबर त्रिभुज जो है वो 3 और 5 उससे आधी हैं। जो ये 3 और 5 हैं, ये जो 7 नंबर त्रिभुज है, ये मैंने आपको रख के दिखाई है, वो उससे आधी हैं। 3 और 5 जो हैं वो आधी हैं 7 से। कि अगर हम 3 और 5 दोनों को इस्तेमाल करें तो इसको हम पूरे से पूरा ढक पाएंगे। ठीक है, जो ये 7 नंबर त्रिभुज नीचे है इसमें, और 3 और 5 इसको पूरा पूरा ढक रही हैं। ये हटा देती हूँ, एक 3 नंबर है और एक 5 नंबर है, और ये 7 नंबर त्रिभुज है। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि जो 1 नंबर त्रिभुज है, 2 नंबर त्रिभुज है, 7 नंबर त्रिभुज जो है इनकी आधी है, और 3 नंबर और 5 नंबर त्रिभुज जो है इसकी आधी है। तो अगर हमें 3 या 5 नंबर त्रिभुज इस्तेमाल करनी पड़ी तो 16 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 और 2 नंबर इस्तेमाल करी वर्ग बनाने के लिए 4 त्रिभुजों की। अगर हमें 7 नंबर त्रिभुज हमने इस्तेमाल की तो 8 की। ठीक है, अब आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आप अपना टेनोग्राम बनाइए। देखिए, अब निम्न आकृति में किसका आधा लग रहा है? त्रिभुज नंबर 7 का क्षेत्रफल त्रिभुज नंबर 1 और 2 का आधा है।
ठीक है। त्रिभुज नंबर 5 और 3 का क्षेत्रफल त्रिभुज 7 का आधा है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आकृति 5 पूरे वर्गाकार क्षेत्र को, आकृति नंबर 5 जो है पूरे वर्गाकार त्रिभुज का पहली त्रिभुज का 1/4 है, तो हमें 16 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता चुकी हूँ 5 नंबर या 3 नंबर त्रिभुज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 16 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आकृति नंबर 7 और आकृति नंबर 4 के साथ भी आप यह दोहराइए। आकृति नंबर 7 जो है वो त्रिभुज है, जो हमारी बीच वाली त्रिभुज है। हमारे पास 3 साइज के त्रिभुज आई, एक तो सबसे बड़ी त्रिभुज, एक बीच वाली त्रिभुज और एक सबसे छोटी त्रिभुज। सबसे बड़ी भी 2 हैं, बीच वाली 1 है, सबसे छोटी जो है वो 2 हैं। देखिए सबसे बड़े वाली 2 हैं, सबसे छोटे वाली 2 हैं और बीच वाली 1 है। ये बीच वाली इनकी आधी है और ये दोनों जो हैं इसकी आधी हैं। ठीक है। अब पूरे वर्गाकार क्षेत्र को ढकने के लिए त्रिभुज नंबर 7 बीच वाली त्रिभुज पूछ रहा है, वो कितनी चाहिएगी, हमें कितनी चाहिएगी, ये 8 चाहिएगी। ठीक है, हमने 8 ही लिखा है और माप कर भी 8 ही आई है। अब पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, अब वर्ग से अगर हम वो वर्ग से पूछ रहा है कि अगर हम इसे वर्ग से ढकें इस एरिया को तो कितने वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो 2 थे तो मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ 1, दूसरा यहाँ तक आ जाएगा 3 वर्गों की एक लाइन में, 3 वर्गों की एक लाइन में, मतलब कितने वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल 9 वर्गों की। कितने वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी, 9 वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी। यही हमने यहाँ लिखा है, 9 वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी। यही बाकी आकृतियों के साथ भी आप दोहरा सकते हैं। हाँ, आपको किस आकृति से पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल मापना आसान लगा। मुझे तो सबसे आसान जो है 1 और 2 नंबर से लगा, क्योंकि सीधी सीधी सी बात से उसे 4 त्रिभुजों से माप गया। ठीक है। 3 और 5 से अगर हम मापेंगे तो 8 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी, 16 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 7 नंबर त्रिभुज से मापेंगे तो हमें कितने त्रिभुजों की, 8 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों, आपने गतिविधि 1 और 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए किसी भी क्षेत्रफल का हमें सहारा लेना पड़ता है। लंबाई को लंबाई से मापते हैं, जैसे कोई लंबाई कितने बालिश्त या कितने पैर के बराबर है। मानक रूप की बात करें तो कितने सेंटीमीटर या मीटर की बात है। किसी बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यह मापने के लिए हमें गिलास, जग इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हम क्षेत्रफल को मापने के लिए भी अमानक इकाइयों का क्षेत्रफल माप सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है वर्ग से किसी भी आकृति का मापना आसान रहता है, कि वर्ग से हम किसी भी चीज़ को आसानी से माप सकते हैं। कितने वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं। आपको 9 खाने गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक का जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह 9 का इसी तरह आप 9 के गिनकर आप भी बनाएंगे। ठीक है। अपने आसपास की कुछ चीज़ें जैसे रबड़, माचिस का पत्ता, इन जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसके यहाँ पर चित्र ड्रॉ कीजिए और उसके वर्गों को आपको गिनकर बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्षेत्रफल जो है वो अंदर का एरिया होता है और परिमाप हमेशा जो है वो बाहर का होता है। जो आकृति में पूरा पूरा है उन्हें पूरा वर्ग गिनेंगे, जो आधे से अधिक है, जो आधे हैं उन्हें आधा गिनेंगे, जो आधे से बड़े हैं उन्हें पूरा गिनेंगे और जो आधे से कम है उन्हें नहीं गिनेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया। जो पूरे हैं उन्हें पूरा गिनेंगे, जो आधे से कम है उन्हें नहीं गिनेंगे, जो आधे से बड़े हैं उन्हें भी पूरा गिनेंगे और जो आधे हैं उन्हें आधे गिनेंगे। इस प्रकार मैंने माचिस का निकाला, वो 15 आया, रबड़ का निकाला 7 आया और पत्ते का निकाला 9 आया। ये देखिए इसमें लिखा है कि कितने पूर्ण वर्ग लगे, कितने आधे वर्ग लगे और कितने आधे से कम वर्ग लगे, उन्हें हमने गिन के यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बाढ़ का माप। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में गया, वहां उसने देखा कि कुछ आवारा पशु जो हैं खेत में घुसे हुए हैं, खेत में खड़ी फसल को खराब कर रहे हैं। यह सब देखकर उसके रोहित और उसके पापा जो हैं वो बहुत परेशान हो गए कि फसल को खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने पिता को समस्या का समाधान बताया। सोचकर बताओ उसने क्या किया होगा। हम क्या करते हैं आवारा पशु से बचने के लिए, हम बाड़ लगाते हैं। ठीक है, तार लगा देते हैं चारों तरफ जिससे खेत में पशु ना घूमे। उसने भी अपने पिताजी को खेत के चारों तरफ तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से कुछ बच्चों ने इसके बारे में सोचा भी होगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि इसके लिए कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अब तक तो हम क्षेत्रफल माप रहे थे जो अंदर का था, अब हमें बाहर का मापना है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। जब हम किसी चीज़ के बाहर का क्षेत्रफल मापते हैं तो उसे हम परिमाप कहते हैं। 200 मीटर यहाँ लगी, 100 मीटर यहाँ लगी, 200 मीटर यहाँ लगी, 100 मीटर यहाँ लगी, क्योंकि यह एक चौरस आकृति थी, चतुर्भुज था। 200 300 400 500 और एक 600। तो कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ी, 600 मीटर तार की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी।
उसके बाद बच्चों आपने खेत की सभी भुजाओं को जोड़कर तार की लंबाई का पता लगाने की कोशिश की। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग जो है उसका परिमाप कहलाता है। तार की बाड़ लगाने के बाद रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे। रोहित को रास्ते में उसका दोस्त सोहन मिला जो बहुत परेशान खड़ा था। ठीक है, रोहित के पिता ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा कि बेटा आप क्यों। ठीक है, तो सोहन ने कहा कि पशु ने मेरे खेत की खड़ी फसल को खराब कर दिया, मुझे भी आपकी तरह बाढ़ लगानी है, लेकिन मुझे एक बार नहीं लगानी, मुझे 3 बार लगानी है। तो बताइए कि कितने बाढ़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसका 200 था और 150 था। 200, 150, 200, 150। एक बार हमने जोड़ लिया, 700 मीटर आ गया। 200, 150, 200, 150। अब हम बार बार 200, 150, 200, 150 तो नहीं जोड़ेंगे, 700 आ गया। तो 700 को हम 3 बार जोड़ेंगे, 2100 मीटर आ जाएगा, या फिर 700 को 3 से गुना कर देंगे तो भी 2100 मीटर तार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे की तरफ चलते हैं। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार कुछ वर्गाकार आकृतियों का परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। आप भी इन आकृतियों का परिमाप निकालिए। आप भी निकाल सकते हैं। 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, जोड़ना ही तो है। 5 और 4 9, और 5 और 4 9, 9 9 18 हो गया। 5 और 10, 10 और 5 15, 2 बार आए 1 10, 10 2 बार आए 10 और 20, 25 और 5 30। इस प्रकार परिमाप निकाला है। तो लंबाई कितनी बार आई? 2 बार। चौड़ाई भी कितनी बार आई? 2 बार। तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप का क्या फार्मूला हो गया? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। कि लंबाई और चौड़ाई को जमा कर दो, उसको 2 से गुना कर दो। अब आगे चलते हैं वर्गाकार। अब वर्गाकार में एक ही भुजा 4 बार आती है, तो परिमाप कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, इसका हो गया 6 6 12 6 3 18 6 चौको 24। तो परिमाप को हम क्या कह सकते हैं? वर्गाकार का 4 गुना भुजा। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से कोई चीज चलना शुरू करती है और बाहरी किनारों पर चलते हुए ए पर ही वापस पहुंचती है। तो 5 10 15 कितनी दूरी तय की उसने? 15 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 5 5 5 की हैं, तो कितना हो गया? 3 गुना भुजा। ये हो गया वर्ग कि एक जगह से चलना शुरू किया। 4 4 4 8 4 16, 16 मीटर। कितनी दूरी तय की उसने? 16 मीटर। 4 गुना भुजा। ये है पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हैं। 5 5 5 5 5 5 बार की 25 मीटर। 5 गुना भुजा। पंचभुज का क्या हो गया? 5 गुना भुजा। इसी प्रकार उसने कहा है कि आप अपनी शीट का प्रयोग करके 16 सेंटीमीटर के परिमाप की अलग अलग आकृतियां बनाएं। आप देखिए 16 आपको गिनना है। आप कैसे गिनेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब दो डॉट्स को मिलाकर एक आकृति बनाएंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये 7 गिनी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 8वीं हो गई, इधर 9 हो गई, और 7 इधर जोड़ के ये 16 की बन गई। इस प्रकार आप सारी कोई भी 16 16 जोड़कर 16 पॉइंट्स जोड़कर आप आकृतियां बना देंगे। ठीक है, 16 पॉइंट्स में 18 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, उन्हें जोड़कर आप आकृतियां बनाएंगे। इन आकृतियों का आप क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अब गिनेंगे कितने खाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 2 का भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 3 का कितना हो गया? ये 9 है। 3 गुना 3 9। ठीक है, ये वाली आकृति नंबर 10 पे। ठीक है, और इस तरह 4 4 का 16, 5वें नंबर पे हमने लिखा है 16। इसी तरह 5 दिए 15, छठे नंबर वाली आकृति का आ गया 15। इस तरह मैंने इनको एक नंबरिंग दे दी, उसके बाद उनके खाने गिन गिन कर लिख दिया। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सेंटीमीटर। 7 नंबर आकृति का कितना है? 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप भी अपना करेंगे, छोटे खाने बना लेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार उसने कहा है कि 12 सेंटीमीटर पर मैं आपकी अलग अलग आकृतियां बनाऊँ। ये 12 सेंटीमीटर की बनाई हुई हैं। 12 परिमाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाहर का गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार आप भी ये बनाएंगे। अब टेनोग्राम से आपको फिर खेलना है। जो टेनोग्राम जो हमने बनाया था, 7 टुकड़े बनाए थे, उनको हम अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे। ये देखिए इसमें अरेंज करके दिखाया गया है। ठीक है,
इसमें अरेंज करके दिखाया गया है। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि क्षेत्रफल जो है वो अंदर का होता है। उन सातों को जब भी हम अरेंज करेंगे तो वर्ग ही बनेगा, ठीक है। उन 7 आकृतियों को हम जिस मर्जी तरह अरेंज कर लें, उनसे जो है वो वर्ग ही बनेगा। और उसका क्षेत्रफल हमेशा, वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमेशा समान ही रहेगा। लेकिन परिमाप जो है वो बाहर की भुजाओं का होता है, तो जैसे जैसे हम उनकी भुजाएं चेंज करते रहेंगे तो परिमाप चेंज हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल जो है वो अंदर का है, अंदर का क्षेत्रफल है, और बाहर का जो है परिमाप है। अगर इसके चारों तरफ बाड़ लगाना हो तो वो परिमाप है। लेकिन इसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड बनाना हो तो वो क्षेत्रफल मापना पड़ेगा। अगर इसके अंदर हमें क्रिकेट ग्राउंड बनाना है तो क्षेत्रफल मापेंगे, लेकिन अगर इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है या बाउंड्री वाल करनी है तो परिमाप मापेंगे। परिमाप जो है वो अलग अलग होगा, कि वो अगर हम इनको अलग तरीके से अरेंज कर देंगे तो परिमाप बदल जाएगा। देखिए, ये सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह गिनेंगे परिमाप। लेकिन इनका जो क्षेत्रफल है वो हमेशा ही समान रहेगा, कि इसका इसका इन सबको जोड़ के दोबारा से वर्ग बना लेंगे, और क्षेत्रफल जो है हमेशा ही, मान लो हमने 3 × 3 कर लिया है तो 9 ही आएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। पता लगाओ इन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है अलग अलग। आपने कैसे, क्षेत्रफल हमेशा समान है क्योंकि ये सभी आकृतियां एक वर्ग को काट कर बनाई गई हैं। क्षेत्रफल हमेशा अंदर का होता है, जैसे ये है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इनको मैं ऐसे अरेंज कर दूं तो भी क्षेत्रफल 4 ही रहेगा। 4 है, 2 दूनी 4, तो 4 ही रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा अंदर का होता है। लेकिन परिमाप जो है वो बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परिमाप जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, यह भी पता लगाओ इन आकृतियों के परिमाप समान हैं अलग अलग। आप बताइए, परिमाप अलग अलग होगा क्योंकि ये माप कर हम कह सकते हैं, क्योंकि परिमाप हमेशा बाहर का माप होता है। क्षेत्रफल इसका हमेशा 8 ही रहेगा अगर हमने 2 2 का स्क्वायर बनाया है, लेकिन परिमाप जो है वो 12 हो जाएगा। आपने क्या पाया, क्या है जरूरी है यदि परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल? नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा, यह कभी भी जरूरी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।